आप सभी फेसबुक मित्रों को मेरा सादर जय मानवता, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आप सभी का मेरे इस लाइव प्रसारण शो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं मेरे इस लाइव प्रसारण शो में, जिसका शीर्षक है भारत का संविधान भाग 4 के मूल कर्तव्य। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण राष्ट्र भारत का संविधान से संचालित होता है। भारत का संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में भारत का संविधान का अनुच्छेदों में और भारत का संविधान की अनुसूचियों और संशोधनों में कहाँ क्या क्या लिखा है, इसी की जानकारी देने के लिए आपसे मुखातिब हुआ हूँ। लेकिन आज सर्वप्रथम मैं आपको भारत के नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं उनको प्रेषित कर रहा हूँ। मुझे आशा है और पूरा विश्वास भी कि आज से आप लोग जिन जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा, आप लोग भारत का संविधान को पढ़ेंगे, अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे और उसमें कहाँ कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी कमियां हैं, इसकी खोजबीन भी करेंगे। तो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं भारत का संविधान भाग 4 के मूल कर्तव्य। तो साथियों, भारत का संविधान का अनुच्छेद 51 के में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में प्रावधान किया गया है और इसी के विषय में मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपना ये वक्तव्य लेकर के। जी, तो साथियों, भारत का संविधान का अनुच्छेद 51 के जो मूल कर्तव्यों के बारे में हमारे लिए प्रावधान करता है और जिसमें लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड के संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। खंड 6 प्रावधान करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। खंड 6 भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। खंड 6 भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। खंड 9 भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में भ्रातृत्व भावना और समान भ्रातृत्व की भावना का, यानी सौहार्द और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित
सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। खंड 6, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। खंड 6 प्रावधान करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। खंड 6 भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। जय मानवता जय विज्ञान। खंड 6 प्रावधान करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। खंड अन्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। एवं अंतिम एवं 11वां खंड कहता है, खंड 6, जिसे संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया, दिनांक 1 अप्रैल 2010 से जो प्रभावी है, और जिसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। साथियों, ये जो आपने आज भारत का संविधान का भाग 4 मेरे द्वारा जिसे पढ़ा गया और जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है, इसमें एक शब्द आता है खंड ड में, यानी खंड ई में, टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of woman। ये ब्रदरहुड का मतलब है भ्रातृत्व भावना, बंधुत्व भावना। लेकिन देखते हैं कि भारत में बंधुत्व भावना तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अब आप ऐसे समझिए
कि भारत का जो ये संविधान है तो इसमें नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं। अब हमने बात की भारत का संविधान के भाग 4 क की। अब हम बात करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के महान ग्रंथ, ग्रंथ नहीं कहेंगे, ग्रंथ कहना अच्छा नहीं होता है, राइटिंग एंड स्पीच की बात करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, जिसमें राज्य और अल्पसंख्यक, स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ये शोध प्रबंध बाबा साहब का, ये ज्ञापन बाबा साहब का, जिसे बाबा साहब ने प्रस्तुत किया और इसमें उन्होंने दिया प्रस्तावित अनुच्छेद 1 का विस्तृत विश्लेषण। तो क्या है प्रस्तावित अनुच्छेद 1? बाबा साहब द्वारा रचित राज्य और अल्पसंख्यक शोध प्रबंध का अनुच्छेद 1 अनुभाग 1 देशी राज्यों का संघ में शामिल होना। इसमें खंड 1 कहता है अर्हित देशी राज्य और संघ में उनका शामिल होना, जो कि भारत का संविधान का आर्टिकल 1 में दिया गया है। अब आते हैं खंड 2, अर्हित देशी राज्यों का, जिन्हें अर्हित कर लिया गया उन देशी राज्यों का जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं, तथा अनअर्हित देशी राज्यों का संयुक्त राज्य भारत से संबंध। खंड 3 में अनअर्हित देशी राज्यों के राज्य क्षेत्र का उपयुक्त प्रशासनिक इकाइयों में पुनर्गठन करने की संयुक्त राज्य भारत की शक्ति, ताकि संघ के राज्यों के रूप में उन्हें संघ में शामिल किए जाने के लिए अर्हित बनाया जा सके। और खंड 4 संघ के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। अनुच्छेद 1 अनुभाग 2 संयुक्त राज्य भारत और नया राज्य क्षेत्र। खंड 1 कहता है संघ में विदेशी राज्यों का सम्मिलित होना। और खंड 2 संयुक्त राज्य भारत द्वारा नए राज्य क्षेत्र का अर्जन और उसका संघ के असमाविष्ट राज्य क्षेत्र के रूप में प्रतिधारण। साथियों, अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं अनुच्छेद 1 अनुभाग 1 देशी राज्यों का संघ में। अब हम इस पर बात करेंगे। तो इस पर लिखा है खंड 1 में कि संयुक्त राज्य भारत आवेदन करने पर तथा संघ विधानमंडल के समर्थनकारी अधिनियम, जिसमें संविधान का प्रारूप अधिकथित किया गया है, द्वारा विहित शर्तों के पूरा होने पर किसी देशी राज्य को संघ में मिला सकता है, बशर्ते कि प्रवेश चाहने वाला देशी राज्य एक अर्हित राज्य हो। साथियों, बाबा साहब ने दिया है स्पष्टीकरण के लिए, देखिए पृष्ठ 189 से 190। इस खंड के प्रयोजनार्थ अर्हित देशी राज्यों की एक सूची तैयार की जाएगी
कोई राज्य तब तक अर्हित राज्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह संघ विधानमंडल द्वारा विहित मानक आकार का है तथा उसमें इतने प्राकृतिक संसाधन हैं जो उसकी जनता के लिए उत्तम रहन सहन का स्तर प्रदान करने में मदद कर सकें तथा अपने राजस्व और जनसंख्या के कारण एक स्वायत्त राज्य के रूप में काम कर सकें और बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें तथा आंतरिक अशांति दूर करके कानून और व्यवस्था बनाए रख सकें तथा अपनी जनता को प्रशासन और कल्याण के उन न्यूनतम मानकों की गारंटी दे सकें जिनकी आशा एक आधुनिक राज्य से की जाती है। ये बाबा साहब का राज्य और अल्पसंख्यक के अनुच्छेद 1 अनुभाग 1 में देशी राज्यों का संघ में शामिल होने से संबंधित खंड 1 था। अब हम इसके खंड 2 पर विचार करते हैं। बाबा साहब क्या लिखते हैं? बाबा साहब कहते हैं और लिखते हैं कि जो देशी राज्य अर्हित राज्य है किंतु जो संघ में शामिल नहीं है उसका राज्य क्षेत्र और अनहरित देशी राज्यों का राज्य क्षेत्र संयुक्त राज्य भारत के सम्मिलित राज्य क्षेत्र माने जाएंगे और सदैव उसके अभिन्न अंग बने रहेंगे और संयुक्त राज्य भारत के संविधान के ऐसे भागों के अधीन रहेंगे जो संघ विधान मंडल द्वारा विहित किए जाएं। जी, अब हम आते हैं इस भाग के अनुभाग 1 के अनुच्छेद 1 के खंड 3 पर। खंड 3 में कहा गया है कि संयुक्त राज्य भारत को अनहरित देशी राज्यों के राज्य क्षेत्रों का सुधार करने, पुनः व्यवस्थित करने, पुनः विभाजित करने तथा संघ के राज्य के रूप में संघ में प्रवेश के लिए उपयुक्त प्रशासनिक इकाइयों में सम्मिलित करने की शक्ति होगी। ये बाबा साहब लिखते हैं। आप संविधान से कंपैरिजन करते रहिएगा जो वर्तमान में है कि कितना कुछ भारत का संविधान में बाबा साहब ने जोड़ने के लिए कहा है। अब हम खंड 4 की बात करते हैं। खंड 4 में बाबा साहब लिखते हैं कि किसी राज्य के संघ में राज्य के तौर पर शामिल हो जाने के बाद उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कोई नया राज्य बनाया या सृजित नहीं किया जाएगा और न ही संबंधित राज्यों के विधानमंडलों एवं संघ विधानमंडल की सहमति के बिना 2 या अधिक राज्यों अथवा राज्यों के भागों को जोड़कर कोई नया राज्य बनाया जाएगा। खाना हाँ, अभी रुक जाओ। अब हम बात करते हैं राज्य और अल्पसंख्यक के अनुच्छेद 1 अनुभाग 2 की, जिसका खंड 1 में बाबा साहब लिखते हैं कि संयुक्त राज्य भारत किसी भी राज्य क्षेत्र को जो भारत का प्राकृतिक अंग है या जो भारत की सीमा पर है आपस में तय किए गए निबंधनों और शर्तों पर संघ में शामिल कर सकेगा, परंतु निबंधन संयुक्त राज्य भारत के संविधान से असंगत नहीं होंगे और संयुक्त राज्य संघ के राज्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा एक संकल्प के रूप में प्रवेश की सिफारिश की जाए। तो स्पष्टीकरण के लिए देखिए पृष्ठ 190। खंड 2 में कहा है संयुक्त राज्य भारत राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है और उसे असम्मिलित राज्य क्षेत्र मान सकता है। संयुक्त राज्य भारत के संविधान के उपबंध असम्मिलित राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे जब तक कि संयुक्त राज्य भारत के विधानमंडल द्वारा
प्रतिकूल उपबंध ना किए जाएं। आगे प्रस्तावित अनुच्छेद 2 विस्तृत विश्लेषण हम अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाजत लेता हूं साथियों। जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप सभी का, हम सभी का, समस्त राष्ट्रवादियों का मंगल हो, कल्याण हो। बहुतु समंगलम। साधु साधु साधु। धन्यवाद साथियों। कृपया लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।